हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकेंड एनालिसिस। तो काफ़ी दिनों के बाद आपको ये वीडियो मिल रहा है एंड अभी वीकेंड के बेसिस पे आपको वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे और हम जो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे उसका एक ओवरऑल इवैल्यूएशन भी आने वाले वीक में देखेंगे कि किस तरीके से वो जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप अपने एनालिसिस को खुद कर सकते हैं एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बिना आप एंट्री स्टॉक मार्केट में नहीं ले। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अबाउट निफ्टी 50। तो डेली चार्ट के ऊपर हूँ मैं एंड इफ़ यू सी दिस एरिया, ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी के लिए। दिस एरिया इज़ अराउंड 19,257। तो 19,257 के आसपास देखो निफ्टी ने काफ़ी बार सपोर्ट किया। यहाँ पे सपोर्ट मिला है निफ्टी को एंड यहाँ से एक बुलिश कैंडल हमको उस दिन मिला था फ्राइडे में, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आया था। इफ़ यू सी आरएसआई जो है वो 40 से एक बाउंस बैक ले रहा है एंड अकॉर्डिंगली अभी भी अगर हम निफ्टी देखें तो अभी भी निफ्टी इस रेंज में फंसा हुआ है। तो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कब आ सकता है? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 19,560 के ऊपर ही मिलेगा, बिकॉज 19,560 के आसपास काफ़ी ज़्यादा सेलिंग लास्ट टाइम क्रिएट हुआ था। तो यहाँ से एक डाउनफॉल हमें मिला, देन इस रेंज में कंसोलिडेशन बेस पे निफ्टी जो है वो फंसा रहा, ऊपर नीचे यहाँ पे कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली इफ़ यू सी ये जो एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है, दिस हैज़ टेकन अ सपोर्ट ऑफ 19,257। मतलब ऑन एन एवरेज 19,250 के नीचे, 19,200 पकड़ लो आप, 19,200 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाए तब तक सेलिंग प्रेशर ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा और आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नीचे के साइड में तो देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ऊपर की साइड देखें तो ऊपर के साइड में भी हमको 19,560 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम देख सकते हैं हम अप टिल 19,700 का। तो ओवरऑल ये डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस है निफ्टी का। जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो इस लेवल्स के बेसिस पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये लेवल्स को अपने स्क्रीन चार्ट्स के ऊपर मार्क करके रखें एंड देन आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक विच यू आर ट्रेडिंग। तो दिस कैन बी द एनालिसिस फॉर निफ्टी। बेसिकली हम यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके, तो आप स्टॉक्स का एनालिसिस भी ध्यान से सुने, वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को ऐड करके रखें एंड उसको फिर आप स्टडी कर सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है दैट इज BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, अगर मैं पहले इसमें वीकली चार्ट पे जाता हूँ तो आपको वीकली चार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको आइडिया जो है वो आ जाएगा। तो अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर देखें भेल को, तो भेल ने अपने एक लेवल पे ब्रेकआउट दिया था 91 के आसपास, 91 के आसपास इसने एक ब्रेकआउट दिया। देन अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर के लेवल में भी भेल ने इस लेवल पे कंसोलिडेट किया कुछ टाइम के लिए 108, फिर उसको भी ब्रेकआउट दे दिया और काफ़ी ज़्यादा बाइंग प्रेशर आपको इसमें दिखा है। तो आने वाले टाइम में भी ऐसा हो कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। अगर हम वीकली आरएसआई की बात करें तो 981 के आसपास वीकली आरएसआई है, तो थोड़ा सा ऊपर गया है, ओवरबॉट जोन में गया है, ऐसा आरएसआई के बेसिस पे हम कह सकते हैं। लेकिन आरएसआई के बेसिस पे सिर्फ ट्रेड नहीं करना है आपको। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें भेल का, तो मैं आपको मंथली चार्ट पे भी एक आइडिया दे देता हूँ। देखो मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो 166 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो 166 की लेवल तक फिलहाल कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट इसमें आ चुकी है एंड आने वाले टाइम में थोड़ा कंसोलिडेट करके आगे की जर्नी ये तय कर सकता है। तो पहला स्टॉक है हमारा BHEL भेल। सेकेंड जो हमारा स्टॉक है, जो आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको नोटिस करना है, दैट इज चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर्स अगर वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक था, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड में स्टॉक होने के साथ साथ ये छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है, दैट इज आरएसआई ने 40 से सपोर्ट लिया है, ऊपर से जो मेजर मूविंग एवरेजेस है, जिसको हम मूविंग एवरेज में से सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, दैट इज कॉल्ड 200 डेज मूविंग एवरेज।
तो इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज है और बाकी के जो स्मॉलर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेजेस है वो सब कुछ मूविंग एवरेज आमने सामने एकदम साथ में आ चुके हैं। तो वेन एवर मूविंग एवरेजेस साथ में आते हैं तो वो भी एक टेक्निक आप याद रखना, हमको कोई भी साइड में मोमेंटम मिल सकता है आने वाले टाइम में, ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में भी मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन आरएसआई आप यहाँ पे देखो 40 से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स में ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। अगर हमें इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट मिलता है आने वाले वीक में तो हम चंबल फर्टिलाइजर्स में ऑन एन एवरेज 314 रुपये तक का टारगेट ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ से ही एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल बन के सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था। तो दैट इज रिलेटेड विद योर चंबल फर्टिलाइजर्स। तो ये भी आप ध्यान रखें, एक फॉलिंग मार्केट में ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करेगा तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा एंड फिर अगला रेजिस्टेंस उसके लिए 314 का बनता है। दिस इज द सेकेंड स्टॉक कॉल्ड एज चंबल फर्टिलाइजर्स। थर्ड हमारा स्टॉक देखेंगे हम कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल की अगर बात करें तो ये काफ़ी अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। ऑलरेडी RSI 73 के आसपास वीकली RSI, दैट मीन्स मोमेंटम इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इफ़ यू सी दिस, इसका एक रेजिस्टेंस है 1093 और इसने इस वीक में 1093 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो 1093 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन यहाँ पे एक कैंडल अगर आप देखो तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया था। तो ये मैं एक लेवल मार्क करता हूँ। ये लेवल की अगर बात करें तो 1116 अभी स्टॉक का क्लोजिंग है, 1111। तो एक 1116 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वीकली बेस पे वहाँ से अगर ऊपर जाके एक दिन के ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी हमको एक अपवर्ड जर्नी मिल सकती है। ओवरऑल वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो इसमें टारगेट कैसा गिनेंगे, टारगेट बहुत ही सिंपल है। ये जितना भी आपका इसका एरिया है इसको आपको लेना है और इसको आपको ऊपर जाके प्लस कर देना है। तो वीकली चार्ट के ऊपर हम अगर टारगेट निकाले इसका, तो ऑन एन एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर हमको एक 1200 के आसपास का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इसने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग इस एक दिन में भी दे दिया तो this can be the target which we can accept. So basically that is the कोरोमंडल। नेक्स्ट जो स्टॉक है स्लो मूवर है थोड़ा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बाइंग प्रेशर है इस स्टॉक में भी और अभी अपने थोड़ा ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है एंड दैट इज़ एक्साइड इंडस्ट्रीज़। बिकॉज अभी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है काफ़ी डिमांड में आ रही है एंड उसके वजह से बैटरी वाली जो कंपनीज़ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग दिखा है। ओवरऑल इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है 271 का। अगर 271 के ऊपर एक डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग आपको मिलता है, क्लोजिंग देखना है, 10-15 मिनट सस्टेन नहीं देखना है। अगर इसके ऊपर आपको एक क्लोजिंग मिलता है तो आने वाले टाइम में हम 300 तक का टारगेट एक्साइड इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं। दैट इज़ दी फोर्थ स्टॉक कॉल्ड एज एक्साइड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट जो स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा मूव हो चुका है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, GMR इंफ्रा। अगर हम GMR इंफ्रा की बात करें तो GMR इंफ्रा ने एक ब्रेकआउट दिया था 48 के आसपास वीकली चार्ट पे, फिर उसके बाद ये अपसाइड की जर्नी इसने तय की एंड अकॉर्डिंगली ये 67 के आसपास से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, लेकिन फिर भी उसका फॉलोअप नहीं मिला है। अगर हम लास्ट वीक की बात करें जो अभी हुआ था उसमें भी एक बाइंग प्रेशर ही स्टॉक में क्रिएट हुआ है, मतलब 60 के आसपास का एक बेस क्रिएट हो चुका है एंड आने वाले टाइम में 67 के आसपास के लेवल्स भी आपको इसमें देखने मिल सकते हैं GMR इंफ्रा में। नेक्स्ट स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था कोविड में, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक जैसे ही स्प्लिट हुआ वैसे एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में गया था, लेकिन अभी उसमें मोमेंटम थोड़ा सा दिखने की प्रोबेबिलिटी है। स्टॉक का नाम है IRCTC। तो IRCTC की अगर हम बात करें तो IRCTC में भी एक सिंपल कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। अगर आप देखो ये मूविंग एवरेजेस के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड इसमें भी मुझे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है। इफ़ यू सी दिस, ये ट्रेंड लाइन था और ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन ये जो वीक था इस वीक में हमको इसमें क्लोजिंग दे दिया है ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर। एंड दूसरी एक चीज़ जो मैं वीकली चार्ट पे फॉलो करता हूँ दैट इज़ RSI। जो RSI भी है अभी 60 के ऊपर जस्ट गया है, दैट मीन्स IRCTC में हमको आने वाले टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। 740 के आसपास के टारगेट हमको देखने मिल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। फर्दर अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जिंदाल स्टील।
लास्ट तक बने रहे। लास्ट में दो सेक्टर्स बताऊंगा मैं आपको, जो दो सेक्टर्स हमको सितंबर के मंथ में फोकस करने हैं और उस सेक्टर्स में मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि आपको वो दो सेक्टर्स भी पता चले। एंड अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूले, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके रखें, बिकॉज ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग के जो वीडियोज़ है आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दैट इज़ कॉल्ड जिंदाल स्टील एंड पावर। अगर हम जिंदाल स्टील एंड पावर की बात करें, ये फिलहाल मैंने एक ऐसा स्टॉक पिक किया है जिसने वीकली चार्ट के ऊपर RSI 60 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर गया है। एंड इसके जो रेजिस्टेंसेस है, ये अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाते हैं मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने जोन के आसपास आ चुका है, ये अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। 701 के आसपास ये स्टॉक है, लेकिन इसका बहुत टाइम से ये रेजिस्टेंस था। अगर हम मंथली चार्ट पे इसका रेजिस्टेंस देखें तो 2009 का रेजिस्टेंस है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज़्यादा स्टॉक में ब्रेकआउट होने के बाद प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है अपसाइड जर्नी की। तो 2009 की जो प्राइस है, इस स्टॉक ने 2009 की जो प्राइस थी वो कभी भी ब्रेक नहीं की, लेकिन अभी वो उसके आसपास आ चुका है। एंड 771 की एक लेवल है, ये अगर 771 की ये लेवल अगर स्टॉक तोड़ देता है तो अभी मैं आपको इसका टारगेट गिन के बताता हूँ कितना टारगेट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये जितना भी इसका डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आप जाके ऊपर प्लस कर देंगे तो आपको इसका टारगेट मिल जाएगा। मतलब ऑन एन एवरेज 1500-1400 तक आपको इसका टारगेट जो है वो मिल जाएगा। ये अभी नहीं मिलने वाला है तुरंत, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक आपको इसकी टारगेट नहीं मिलेंगे। एंड जिंदाल स्टील जो है वो भी आप अपने रडार में रख सकते हैं। उसके बाद मैं अगेन वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ ताकि हमारा एनालिसिस वीकेंड में जो हम वीकली चार्ट्स पे एनालिसिस करते हैं वो आप सभी को समझ में आए। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दैट इज़ कॉल्ड मारुति सुजुकी। काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम इस वीक में हमको इस स्टॉक में देखने मिला है। इसमें अगर मैं मंथली चार्ट पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं मंथली चार्ट पे स्टॉक ने ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ दिया है। 2017 का जो लाइफ टाइम हाई था उसके ऊपर अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम में हमको 12,000 के आसपास का टारगेट मारुति में देखने मिल सकता है, बिकॉज ऊपर में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। एंड मैंने टारगेट कैसे गिना मैंने अभी आपको सिखाया। जो भी आप इसका डिस्टेंस रहेंगे इस डिस्टेंस को ले लीजिए, ऊपर प्लस कर दीजिए तो यू विल गेट अ टारगेट। एंड वी आर गेटिंग अ टारगेट ऑफ 12,792 के आसपास। ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यू अपसाइड ही जाते रहेगा, ये अपसाइड जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। तो आप इसको डेली चार्ट्स के ऊपर देख सकते हैं। डेली चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो आपको एंट्री करने का ये मौका भी आपको दे सकता है। फिलहाल एक बड़ा सा कैंडल आया था इस वीक में एंड अकॉर्डिंगली इसने एक बिग बार से जो है वो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया एंड अकॉर्डिंगली ऊपर चला गया। एंड दैट इज़ वाई वी कैन ऑल्सो हैव दिस स्टॉक इन अवर रडार। मारुति सुजुकी भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है, लास्ट एक साल से बहुत लोग इसमें फंसे हैं। जब से एक लेवल थी उस लेवल के ऊपर कभी भी नहीं गया। एंड द नेम ऑफ द स्टॉक इज स्लो मूवर टाटा पावर। लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है। वीकली चार्ट्स अगर हम देखें तो RSI हैज़ ऑलरेडी क्रॉस अबव 60, 71 पे चल रहा है। एंड अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था अप्रैल 2022 में, अप्रैल महीने में, और वो रेजिस्टेंस था इसका 296 का, मतलब 300 का एक रेजिस्टेंस था। और ये स्टॉक ने फिर 300 की लेवल कभी भी नहीं देखी। लेकिन अभी ये जो स्टॉक है इसमें मोमेंटम दिख रहा है। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ से इसमें एक मोमेंटम आया एंड अकॉर्डिंगली अभी ये ऊपर गया है। इसका एक रेजिस्टेंस है 267 का, तो 267 मतलब ऑन एन एवरेज 270 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ये अगर तोड़ता है तो आने वाले टाइम में हमको ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है। ऑल टाइम हाई भी अगर तोड़ता है तो टाटा पावर में काफ़ी बढ़िया रैली हमको देख मिल सकती है। बिकॉज अगर हम बैटरीज की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चार्जिंग पावर प्लांट जो स्टेशंस प्रोवाइड करने वाला है दैट विल बी दिस कंपनी कॉल्ड एज टाटा पावर। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दैट इज़ कॉल्ड MCX। तो MCX में भी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने मिला है। अगर हम MCX की बात करें तो सी दिस कैंडल, आप ये एक कैंडल देख लो, ये कितना बड़ा कैंडल है। एंड RSI इज ऑल्सो क्रॉस अबाउ 60 एंड वीकली चार्ट के ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा ब्रेकआउट हमको मिला है एक। लेकिन ऊपर के जोन में मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया है 1880 से लेके 2064 के आसपास पूरा रेजिस्टेंस जोन है।
तो ये रेजिस्टेंस जोन में जाके स्टॉक नीचे की जर्नी में भी आ सकता है या यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो ये भी स्टॉक ध्यान रखें। डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है तो बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, हम एंट्री लेने भूल जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे कुछ स्टॉक्स भी दिखा रहा हूँ जो अपने रेजिस्टेंस के आसपास जाके एक ब्रेकआउट दे सकते हैं। इसके बाद जो स्टॉक है हमारा दैट इज़ कॉल्ड इंडिया सीमेंट्स। तो इंडिया सीमेंट जो है दैट इज़ अवर स्टॉक। 11th नंबर का स्टॉक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इंडिया सीमेंट। देखो इंडिया सीमेंट में भी एक काफ़ी बढ़िया सा रैली हमको पिछले वीक में मिला और काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में ये बढ़ चुका था, 10% के आसपास का इसने एक दिन के अंदर मूवमेंट दिखाया है। लेकिन ये भी अपने आसपास रेजिस्टेंस के आसपास है, 260 से लेके 270 के आसपास, 278 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ट्राई टू सी दिस रेजिस्टेंस जोन एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मेक एन एंट्री। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज कितना अच्छा काम करता है आप देखो। 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक जाता ही नहीं। जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज में वीकली में भी आता है वैसे इसमें बाइंग क्रिएट होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके ये स्टॉक ऊपर गया। वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग हम थोड़ा वीकली चार्ट के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से विपसॉस नहीं आएंगे आपको वीकली चार्ट्स के ऊपर, इसलिए मैंने वीकली चार्ट ही यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दैट इज़ कॉल्ड एज हिंदुस्तान कॉपर। तो हिंदुस्तान कॉपर जो हमारा स्टॉक है इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सा एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला। RSI 73 एंड अकॉर्डिंगली 171 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 167 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बिग बार यहाँ पे बना था और यहाँ पे जो कैंडल बना था वीकली बेस पे उसमें अगर आप देखो तो ओपन इज इक्वल टू लो बना है। ओपन भी 146 में हुआ था और लो भी 146 था। दैट मीन्स बायर्स काफ़ी एग्रेसिव थे इस स्टॉक में और इसको ऊपर लेके गए। तो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्टॉक जो आपको आपके रडार में रखना है, हिंदुस्तान कॉपर। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज़ फ्रॉम दी बैंकिंग सेक्टर, छोटा सा स्टॉक लेकिन काफ़ी बढ़िया सा मोमेंटम, कॉल्ड एज IDFC फर्स्ट बैंक। अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर जाए तो IDFC फर्स्ट बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था। नवंबर 16 का ब्रेकआउट इसने अभी दिया, जून में 80 रुपये पे ब्रेकआउट दे दिया। और अगर आप ये ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले लेते थे मंथली चार्ट के ऊपर तो 80 का स्टॉक अभी 95 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल नंबर है 100 का, तो 100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अच्छा खासा रैली हमको IDFC फर्स्ट बैंक में भी देखने मिल सकता है। बिकॉज इफ़ यू सी द कैंडल्स साइज इज़ लिटिल बिट लो, तो कैंडल का जो साइज़ है ना छोटा छोटा बन रहा है। हमको छोटे छोटे कैंडल्स नहीं चाहिए। छोटे छोटे कैंडल्स जब बनते हैं ऊपर के लेवल में तो बायर्स थोड़े से एग्जॉस्ट होते हैं एंड अकॉर्डिंगली स्टॉक फिर नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। 80 एक उसका लाइफ टाइम सपोर्ट अभी बनेगा। बिकॉज 80 जब भी रेजिस्टेंस था, अभी वो रेजिस्टेंस को तोड़ के स्टॉक ऊपर है, मतलब 80 अभी सपोर्ट का काम करेगा एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प अस। तो अगर ये स्टॉक आपको इन फ्यूचर ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न 80 के आसपास मिलता है तो दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट इट, मतलब वो रिटेस्ट पे मिलेगा ऐसा हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है दैट इज़ कॉल्ड एज 14 नंबर का स्टॉक सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी वही पॉइंट हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। RSI जस्ट 60 के ऊपर गया है एंड ये स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया वीकली बेसिस पे। देखो इतना टाइम स्टॉक कंसोलिडेट किया एंड कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेकआउट दे दिया। तो एक 96 का रेंज याद रखो, 96 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग गया तो आपको एक आने वाले टाइम में उसका मिनिमम टारगेट मिलेगा 113 का। थोड़ा सा छोटा स्टॉक है, FNO में लिस्टेड है एंड अकॉर्डिंगली ज़्यादा क्वांटिटी FNO में है, इसलिए मोमेंटम ज़्यादा फास्ट नहीं मिलेगा, स्लो मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड सेल। नेक्स्ट एक स्टॉक है आने वाले टाइम में अच्छा खासा रैली दे सकता है और अभी 2-4 दिन पहले से काफ़ी फेमस हुआ है एंड काफ़ी अच्छा रैली इसमें मिला। दैट इज़ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। अगर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें हम तो ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक है एंड डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, लेकिन इसका एक ओवरऑल रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 228 के आसपास। तो शॉर्ट मोमेंटम के लिए हम इसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये स्टॉक मोमेंटम में ज़्यादा नहीं आएगा जब तक ये 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो अगर हम देखें तो 243 के आसपास इधर दिख रहा है।
लेकिन अभी भी इसमें एक पोटेंशियल है 228 तक का। 228 में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। तो दिस आर द 15 स्टॉक्स विच वी हैव डिस्कस। आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अब मैं आपको दो सेक्टर्स बताता हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं आने वाले टाइम में। सबसे पहला जो सेक्टर है दैट इज़ निफ्टी मेटल्स। ठीक है, तो अभी इंडाइसेस में देखते हैं निफ्टी मेटल क्या करना चाहता है। देखो निफ्टी मेटल की अगर हम बात करें तो ये सेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस महीने में, बिकॉज अगर हम इस सेक्टर को बात करें तो निफ्टी मेटल्स में जितने भी स्टॉक्स है जैसे कि सेल है, जैसे कि जिंदाल स्टील है, हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, बहुत सारे हैं। अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर का ऑल टाइम हाई था 22 साल में बनाया था अप्रैल 2022 में 6873, एंड ये अभी उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। इफ़ वी गेट अ ब्रेकआउट इन दिस सेक्टर तो हमारे लिए महीने में सितंबर महीने में जो सेक्टर हमको रडार पे रखना है दैट इज़ निफ्टी मेटल्स। तो मेटल्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करें, इस सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखें, बिकॉज अगर हम इस सेक्टर को ध्यान में रखें तो ये सेक्टर अगर ब्रेकआउट देगा तो ऑब्वियसली इसके स्टॉक्स भी ब्रेकआउट दे देंगे। और इसका सबसे पहला कंटेंडर अगर हम बात करें तो आपको दिखा देता हूँ। अगर इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंडर वो है टाटा स्टील। देखो टाटा स्टील में भी बाइंग है, टाटा स्टील ने भी बाइंग आ चुकी है। तो अकॉर्डिंगली टाटा स्टील भी RSI 60 के ऊपर चला गया है। 127 का क्लोजिंग दिया था हमको, एंड दैट इज़ वाई वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन दिस। एंड दूसरा एक सेक्टर है केमिकल्स का, वो भी आप ध्यान रखें। केमिकल का अगर हम स्टॉक देखें तो SRF अगर देखें तो देखो SRF में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे एक बाइंग है, लेकिन RSI अभी 53 है फिलहाल। 60 के ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने मिलेगा। तो अगर हम कमिंग मंथ की अगर बात करें सितंबर में तो दो सेक्टर्स आपको अपने रडार में रखने हैं। नंबर 1 इज मेटल एंड नंबर 2 इज द केमिकल सेक्टर्स, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डू योर ओन एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो में से कुछ सीखने मिला है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वीकेंड बेस पे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीकेंड में, और इसी स्टॉक्स में से हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया। तो अगले वीक में आना ना भूले चैनल पे, उसके लिए सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली बेसिस पे आ जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक